हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने पावर शेयरिंग के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये कोई वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप कई बड़े बड़े क्वेश्चन को लॉन्ग और शॉर्ट जो आपके परीक्षा में आएंगे उसको आसानी से बना पाएंगे। तो चूंकि इस बार एमसीक्यू यानी कि ऑलमोस्ट 16 नंबर का आने वाला है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके सामने लिटिल बिट धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीलंका इज एन डैश 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 नेशन। श्रीलंका किस प्रकार का देश है? तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ। श्रीलंका इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो श्रीलंका तमिलनाडु के तट से किस साइड पड़ता है? अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर वाला जो लोकेशन है वो तमिलनाडु है, और ये श्रीलंका यहाँ से किस साइड में पड़ता है? तो ये सदर्न कोस्ट की ओर पड़ता है। इसे सौदर्न नहीं कहेंगे और ना ही साउथर्न कहेंगे, इसे कहेंगे सदर्न। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन पहले है कितनी ये जान लेते हैं। इसकी पॉपुलेशन थी टोटल 2 करोड़, और ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन है हरियाणा की। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर 200 करोड़ का। वो है कि सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका क्या क्या है? दो इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप, तो वो कोई और नहीं बल्कि तमिल और सिंहला थे। तमिल की संख्या ऑलमोस्ट 18% थी और सिंहला की 74। विच इथनिक ग्रुप इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस इथनिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा थी? तो सीधी सी बात है कि सिंहला लोगों की संख्या 74% थी, तो यही जो है मेजॉरिटी में होंगे। नेम 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका। यानी जो श्रीलंका में तमिल है उनके भी सब ग्रुप्स थे, तो वो 2 सब ग्रुप्स थे। बताइए ज़रा कौन कौन है वो इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स किसे कहते हैं और श्रीलंकन तमिल्स किसे कहते हैं? इंडियन तमिल्स उन लोगों को कहते हैं जिनके मम्मी पापा यानी एंसेस्टर पूर्वज जो है भारत से माइग्रेट होकर श्रीलंका चले गए थे, तो उन्हें हम लोग इंडियन तमिल्स कहते हैं। और जिनके पूर्वज शुरू से श्रीलंका में रह रहे थे उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। फिर दोनों में समानता क्या है? दोनों के दोनों तमिल भाषा ही बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। किस भाषा को श्रीलंकन के मेजॉरिटी लोग बोलते हैं? तो वो है सिंहला भाषा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, श्रीलंकन तमिल्स जो है वो किस साइड में कंसंट्रेटेड है, यानी कि पाए जाते हैं कंट्री में? तो देखिए, मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये श्रीलंका का मैप है तो इस साइड में आप देख रहे हैं, ये जो नॉर्दर्न साइड है और ये जो ईस्टर्न साइड है, इन दोनों जगह पे श्रीलंकन तमिल्स की संख्या ज़्यादा है, तो ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न वाले साइड में कंसंट्रेटेड है। अगला प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल फॉलो विच रिलीजन। तो जो सिंहला स्पीकिंग पीपल है वो कौन सा धर्म मानते हैं? बुद्धिज्म, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब हुआ? मेजॉरिटी शब्द से मिलकर बना है मेजॉरिटेरियनिज्म। हिंदी में इसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिनकी संख्या ज़्यादा हो, यानी बहुसंख्यक जो समुदाय है, वो चाहे कि अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जो है हम जो है स्थापित करें, और माइनॉरिटी की जो भी विशेष है, उनकी जो भी ख्वाहिशात है, इच्छाएं हैं, जो उनके राइट्स है, उसको बिल्कुल कुचल के रख दें। ये कहलाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। ये श्रीलंका में देखने को मिल रहा था। सिंहला लोगों ने तमिल्स की एक भी बात को ध्यान नहीं दिया। विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज़्म। श्रीलंका में बुद्धिज़्म को ही स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा, व्हाट इज़ तमिल इलम। तमिल इलम क्या है भाई? इलम मतलब होता है एक स्टेट तमिल भाषा में। तो एक सेपरेट स्टेट जिसकी डिमांड की गई थी तमिल लैंग्वेज की बुनियाद पे, श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा उसे तमिल इलम कहते हैं। हालांकि ये ऐसा बन नहीं पाया था। इन लोगों का डिमांड्स था कि जो हमारा नॉर्दर्न
और ईस्टर्न जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें ना एक देश बना दिया जाए, वो अलग से भाषा के आधार पे। तो सवाल ये उठता है कि वैसा डिमांड उन लोगों ने क्यों किया? क्योंकि उनको कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा था अपने कंट्री में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो भाई, तुम मुझे अधिकार दे नहीं सकते हो, तो ऐसा करो कि मुझे एक अलग देश बनाने दे दो। और वो भी संभव नहीं हो पाया। When did श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? श्रीलंका को आज़ादी फाइनली कब मिली थी? 4 फरवरी 1948 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। व्हाट डू यू मीन बाई सिविल वार? व्हाट डू यू मीन बाई सिविल वार मतलब कि सिविल वार से क्या मतलब होता है? एक ऐसा वार जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा लड़ा गया, एक ही कंट्री के लोगों को, एक ही देश है, एक ही मुल्क है, उसमें ही रहने वाले अलग अलग तरह के लोग आपस में ही लड़ जाएं, गुत्थम गुत्था कर ले, सर फुटअव्वल कर ले, उसे हम लोग सिविल वार कहते हैं। ये कोई भी देश के लिए बेहतर नहीं होता है। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम का नेबरिंग कंट्रीज क्या है? आइए देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। ये आपका बेल्जियम का मैप है। ऊपर में एन फॉर नॉर्थ नीदरलैंड है और नीचे में फ्रांस है, या इस साइड में आप देखिएगा तो जर्मनी है, और यहाँ पे किनारे में छोटा सा कोजी लग्जमबर्ग है। तो हमारा 4 पड़ोसी देश है बेल्जियम का, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। नॉर्थ में नीदरलैंड, इस साइड में फ्रांस, यहाँ पे आपका जर्मनी और इधर लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है कि बेल्जियम की जो आबादी है वो किसकी आबादी की आधा है? तो वो है हरियाणा की आबादी की, क्योंकि बेल्जियम का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ है और हरियाणा का 2 करोड़ है। कौन सी कम्युनिटी फ्लेमिश रीजन में रहती है? अगला क्वेश्चन। अगला कि कौन सी कम्युनिटी वैलोनिया रीजन में रहती है? आइए इसको मैप के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं। ऊपर वाले रीजन को हम लोग एफ पहले आया, डब्ल्यू बाद में आया, इसलिए फ्लेमिश रीजन कहते हैं, इसको वैलोनिया रीजन कहते हैं। और डी और एफ में डी पहले आता है, बाद में एफ आएगा। तो डच लोग ऊपर रहते हैं और फ्रेंच लोग नीचे रहते हैं। तो फ्लेमिश रीजन में कौन रहेंगे? तो डच रहेंगे। और वैलोनिया रीजन में कौन रहेंगे? तो फ्रेंच रहेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो 1% है, और ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम क्या है? मैप देखिएगा यहाँ। तो यहाँ पे छोटा सा एक देश है, ये ही बेल्जियम का कैपिटल है, जिसे हम लोग ब्रुसेल्स कहते हैं। विच कम्युनिटी इन बेल्जियम वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? कौन सी कम्युनिटी बेल्जियम में काफ़ी अमीर थी? वो थी फ्रेंच। कौन सा लैंग्वेज जनरली बोला जाता है, नहीं ज़्यादा बोला जाता है? वो है फ्रेंच और डच भाषा बेल्जियम में। फ्रेंच में ही बोनजोर कहते हैं, बोनजोर मतलब हाय होता है। हमारे यहाँ तो बोनजोर का कुछ और ही मतलब हो जाएगा, पहले बोन तोड़ फिर बोनजोर। हाउ कैन यू से ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम? ब्रुसेल्स में एक प्रॉब्लम स्पेशल था, कुछ हट की कुछ बात थी। आखिर इसमें क्या अलग सी अदा थी, ज़रा देखते हैं। तो ब्रुसेल्स में मसला ये था कि यहाँ पे वो सोशल ग्रुप जो है मेजॉरिटी में थी, जो कंट्री में माइनॉरिटी में थी। यानी कि बेल्जियम में डच लोगों की संख्या 59% थी, फ्रेंच थे 40, लेकिन इसी बेल्जियम के कैपिटल में फ्रेंच आ जाते हैं 80%, जस्ट इसके दुगने। तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ माइनॉरिटी में थे वो यहाँ मेजॉरिटी आ गए। ये 59 है तो यहाँ डच आ गए 20%। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया। अगला सवाल है कि आखिर जो बेल्जियम में इतना सारा डाइवर्सिटी था, लड़ाई हो सकता था, टेंशन बन रहा था, उसको एडजस्ट करने के लिए संविधान को परिवर्तन किया गया। कितनी बार किया गया ऐसा? तो 4 बार परिवर्तन किया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, वैसी सरकार जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉल्व करती है, उसको हैंडल करती है बेल्जियम में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन जो है, जिसमें सारे यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनका एक यूनियन है, तो वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स में है। अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का स्पिरिट क्या है? पावर शेयरिंग। जैसे हर चीज़ का एक स्पिरिट होता है, जैसे हमारा सेमिनरी क्लासेस का स्पिरिट क्या है? इंक्रीजिंग द क्यूरियोसिटी, यानी आप यहाँ पढ़ें, क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी अटेंड करें, वन थिंग यू विल फाइंड द कॉमन अमंग अस, वी ट्राई टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। अगर हमने आपके अंदर उत्सुकता जगा दी
बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव समझ रहे हैं, जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो उसके अनुसार फैसला सुनाती है। 29 द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कम्स अंडर विच फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चेक्स और बैलेंस का जो सिस्टम है वो किस पावर शेयरिंग के अंदर में आता है? यही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हर कोई एक दूसरे को चेक कर सकता है, तो ये सिस्टम आता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर में, जिसे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहेंगे। अब द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल क्या कहता है? भारत में उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल पावर शेयरिंग? तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? ये जो सेंटर, स्टेट और लोकल, ये अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट विल बी कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, वो गुड एग्जाम्पल है किस प्रकार के पावर शेयरिंग का? तो भाई अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर को बांटना चाहिए, इसी का एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का। भारत में भी ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कुछ सीट्स को रिजर्व कर दी गई है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ये भी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अलायंस। अलायंस किसे कहते हैं? अरे भाई कोई पार्टी है, ए है, कोई बी है, छोड़ दो ए और बी। आजकल पार्टी एक आप चली है, आम आदमी पार्टी। बिहार में एक पार्टी हम है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो हमें लगता है एक और पार्टी होनी चाहिए जिसकी कमी खल रही है यहाँ पे, तुम। तो मान लीजिए एक पार्टी है तुम, और एक और कोई पार्टी ले लिया जाए, अबे, या जो भी रहते। तो ये जो तुम पार्टी है या अबे पार्टी है, इन दोनों मिल के अगर सरकार इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि इनका एक अलायंस है। ग्रुप ऑफ पार्टी दैट ज्वाइंस टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, इसको अलायंस कहेंगे। ठीक है। अब ये अगला है कॉलिजन गवर्नमेंट। और तुम पार्टी जो है और इनके साथ कोई और पार्टी आ जाए, क्या बचे? वे लोग या हम लोग पार्टी का नाम बचा, हम लोग। तो ये जो तुम और हम लोग जो है, ये लोग मिल के अगर, एक पार्टी का नाम तुम, एक पार्टी का नाम हम लोग है, तो ये दोनों मिल के अगर सर इलेक्शन लड़े तो अलायंस कहलाएगा। और उसके साथ साथ में सरकार भी चला रहे हैं दोनों मिलके, तो कॉलिजन कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम ही हो। जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हाँ, शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी थी इलेक्शन, तो ये लोग का अलायंस था, लेकिन इलेक्शन के बाद बीजेपी हट गए, अलग हो गई इनसे, और शिवसेना कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जुड़ गई। तो ये अब अलायंस इनका अलग हो गया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलके एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई, जिसको हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आपको आया होगा। इसको एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सो दैट एवरी वन कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आपको परीक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।